अमित शाह को ये जेब नहीं देता कि वो भारत के होम मिनिस्टर हैं। जब स्पीकर ने इसको जॉइंट वर्किंग कमेटी के हवाले किया है और जॉइंट वर्किंग कमेटी अपना काम कर रही है और वो रिपोर्ट अभी पार्लियामेंट को आई भी नहीं, अभी से अगर वो कह रहे हैं तो फिर ये तो अमित शाह एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, अमित शाह लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है। एज अ होम मिनिस्टर उनको कोई राइट नहीं है कि आप लेजिस्लेचर को प्रेशराइज करें। आप प्रेशराइज कर रहे हैं लेजिस्लेचर को कि विंटर सेशन में ला लो रिपोर्ट को। आप होते कौन है? भारत में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव है। आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है अमित शाह। आप होते कौन है हमारे को प्रेशराइज करने के लेजिस्लेचर को? आपको कोई राइट नहीं है लेजिस्लेचर को आप प्रेशराइज करें और आप डरा रहे हैं लेजिस्लेचर को ये कहकर। देखिए, गुजरात में एक मामूली सा वक्फ बोर्ड नहीं बना सकते ये लोग। 96 से प्रोसेस शुरू हुआ, कोर्ट को गए, कोर्ट उल्टा करते गए, गलत फैसले लेते गए। अब कोविंद साहब को तो बनाए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? यही बोल सकते हैं कि ये हमारा जो स्टैंड है हम उस पर कायम रहेंगे। अब वो अगर कल सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा बताइए? अगर ये बीजेपी की सरकार गिर गई 2026 में, फर्ज करिए, अल्लाह करे हो जाए, नहीं मालूम, अगर गिर गई क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे? टेन्योर क्या होगा उसका? आप बोलेंगे नहीं टेन्योर होगा 29 तक ही, या फिर टेन्योर होगा 5 साल का। क्या है बताइए ना आप? मैं ये तो बोल रहा हूं भाई, भारत की जनता एक फैसला देती है, आप कौन होते भाई फैसला बदलने वाले? सर, ये बुलडोजर वाले इशू पे जो सुप्रीम कोर्ट का आया, नेक्स्ट हियरिंग का कुछ नहीं करने के लिए जो हिदायत। हाँ, नहीं, बहुत बहुत अच्छा फैसला है। हम तो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो 1 अक्टूबर को गाइडलाइंस देगा, हम तो बेचैनी से इंतजार में उन गाइडलाइंस के। 1 अक्टूबर तक तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई, आप बुलडोजर को ग्लोरीफाई कर रही थी बीजेपी, संविधान को ग्लोरीफाई नहीं कर रही थी। ग्लोरिफिकेशन ऑफ बुलडोजर हो रहा था। और आप देखिए, अगर किसी एक मोहल्ले में 50 घर हैं और सिर्फ घर तोड़ा जा रहा है अब्दुल रहमान का, तो आप ये बता रहे हैं कि वो पूरा मोहल्ला इलीगल नहीं है, सिर्फ यही इसका घर इलीगल है। ये कौन सा है? तो नफरत की मिसाल है ये तो कम्युनलिज्म है पूरा ये बीजेपी का। तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कैसे कैसे वाकयात हुए, दिल्ली में। देखिए, जो भी सरकार तोड़ना चाह रही है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आपको, नोटिस देना पड़ेगा आपको। आप मनमानी नहीं कर सकते। कोर्ट का स्टे है तो भी तोड़ दे रहे आप। इलाहाबाद में वाइफ के नाम पे घर है क्योंकि उसने CAA प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, आपने पति को नोटिस दे घर तोड़ दिया आपने। तो ये तो जुल्म है ना। इसमें मेरे मालूम था आप पूछेंगे, मेरे जवाब में वो भी शामिल है। सर, गणपति विसर्जन के दौरान कर्नाटक में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, उसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में नहीं, तेलंगाना में कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना में पीसफुल रहा, दोनों कम्युनिटीज़ ने मिलकर। हाँ, थोड़े बहुत है बात, जहरीले लोग हैं, वो अपनी कोशिश करते रहते हैं, मगर तेलंगाना में पीसफुल हो गया। कल जलगांव में वहाँ पर कुछ हो रहा था रात में, तो वहाँ के मैं जलगांव के SP से बात किया, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बोले हम पूरा एक्शन ले रहे हैं, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। कर्नाटका में हुआ 2-3 जगह पर, तो अफसोसनाक बात है, नहीं होना था। मिलाद का जुलूस होने वाला है सर, कुछ अपील करेंगे, कुछ मैसेज? नहीं, हम तो ये भी पुरअमन जाएगा, पुरअमन जाना चाहिए और पीसफुल जाना चाहिए। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए तो मिलाद कमेटी ने गणेश विसर्जन को सामने रखकर उसको 5 दिन के लिए उसको मुलतवी किया, अमन के लिए, पीस के लिए। हमारा खुद पार्टी का पिछले
55-60 साल से हमारा जलसा होता है, तो वो विसर्जन से एक दिन पहले मुशायरा और जलसा होता था, हमने उसको 1 वीक पोस्टपोन कर दिया। हमारी पार्टी ने बहुत बड़ा डिसीजन, कभी हमने ऐसा पोस्टपोन नहीं किया था। हमने फैसला लिया कि चलिए तेलंगाना के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैदराबाद में विसर्जन से 2 दिन पहले से भी गणेश उठाना शुरू हो जाते, तो हम बोले पीसफुल तरीके से हो जाए, फिर हम अपना पब्लिक मीटिंग करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मिलाद जुलूस भी पीसफुल जाएगा। और मैं तमाम लोग जो उसमें शिरकत करेंगे उनसे भी अपील करूंगा कि आप याद रखिए कि हैदराबाद का अमन, तेलंगाना का अमन बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूरा पुलिस से कोऑपरेट करिए। और अपनी आप ये एक पॉलिटिकल जुलूस नहीं है, बल्कि एक ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में आप हम निकल रहे हैं, तो वज़ू से रहिए, और जहाँ पर मस्जिद में अज़ा होगी वहाँ नमाज़ पढ़िए। किसी को भी अपने जुलूस से तकलीफ़ मत होने दीजिए, किसी को भी, और ये बहुत ज़रूरी है। इजराइल का मेजर अटैक कैसा देखते हैं सर? बहुत लोग मर गए, कई लोग। इजराइल जो है दुनिया का सबसे रेसिस्ट कंट्री है। अपार्थाइड अगर कहीं जिंदा है दुनिया में तो इजराइल में जिंदा है। और इजराइल में पैलेस्टाइन के लोगों के लिए रोड अलग है, और इजराइलियों के जो सिटीजन है उनके लिए रोड अलग है। वेस्ट बैंक और गाजा एक ओपन प्रिजन बन चुका है। इजराइलियों ने 40,000 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया है अपने टेररिज्म की वजह से। इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है। 10,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया, 15,000 से ज्यादा महिलाएं मर गई हैं, 13 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके हैं, कोई अस्पताल बाकी नहीं रहा। और ये दुनिया ये देख रही है तमाशा। अभी अमित शाह जी का एक्स में पोस्ट आया है जिसमें से एक जो उन्होंने बात की, दिस रिफ्लेक्ट्स मोदी जी's iron will to bolster our democracy through clean and financial efficient elections and accelerate economic growth। क्या क्या क्लीन, क्या फिर से पढ़िए जरा वो। रिफ्लेक्ट्स दिस रिफ्लेक्ट्स मोदी जी's iron will to bolster our democracy through clean and financial। रुक जाइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था फिर? अमित शाह बोलो, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था बोलिए। अरे कुछ तो बोलो यार, इतने तो कान में फूल नहीं है हम जनता के। इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो आपने मलाई खा ली, आपने तो पैसा उन गोश्त की फैक्ट्री वालों से तक लिया, 10 करोड़ रुपए लिए। क्लीन इलेक्शन फाइनेंस, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड तो आप तो भाई, आप तो माने खारून का खजाना भी कम हो जाएगा आपके सामने, इतना मिला आपको। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था? वो क्लीन था। वो क्या क्या नहीं कहा गया सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में, क्या क्या आप लोगों ने उसके बारे में स्टोरीज लिखी। तो ये नहीं है, ये सब ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है ये। इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट 10 साल से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ क्या? अब देखिए कितना, अभी एक जुमला बोल दिए, अब कल से शुरू हो जाएगा। 10 साल से आपका इकोनॉमिक एक्सेलरेशन इसलिए हो क्योंकि आपने डिमोनेटाइजेशन बोला, हाँ, फिर आपने कहा कोविड को बोल दिया, फिर आपने कह दिया कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। कितने बहाने बनाएंगे? आपकी पूरी पॉलिसीज गलत है, जिससे देश का गरीब, किसान और खास तौर से युवा परेशान है। भाई 10 साल में आपने क्या दिया? अनएम्प्लॉयमेंट कितना भारत में ज्यादा है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हाईएस्ट युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट भारत में है। आपने तो जीएसटी उस हेल्थ के उस पर भी लगा दिया आपने, इंश्योरेंस के ऊपर भी। क्या बात कर रहे हैं सर? असम सीएम ये ट्वीट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनलॉक्ड बायोमेट्रिक्स ऑफ ओवर 9 लाख पीपल। हाँ, The government of India has unlocked biometrics of over 9 lakh people from Assam who were affected during the NRC. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनलॉक्ड Unlocked biometrics of over 9 lakh people from Assam who were affected during the NRC process. अब उन्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के बोलना पड़ेगा पूरा। हो गया साहब, चलिए।